हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे क्यों इन सेक्टर्स में आ रही है इतनी बड़ी गिरावट। तो सबसे पहले जो सेक्टर आता है वो आता है रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर पिछले काफ़ी क्वार्टर्स से बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त चल रहा है। स्टॉक में भी कोई ज़्यादा उछाल नहीं आया बल्कि गिरावट ही आई है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि पेंडेमिक की बात की जाए तो कोविड के बाद से ही जो भी कस्टमर्स है वो ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम में ही आ गए हैं, जिसके कारण कंपनीज के पास ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बढ़ गए, उनकी इन्वेंट्री भी बढ़ गई, प्लस डिमांड भी कम होगी। सप्लाई ज़्यादा रही, डिमांड कम होगी, जिसके कारण कंपनी को फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ और स्टॉक में भी गिरावट आई। अगर हम स्टॉक वाइज में देखा जाए रियल्टी सेक्टर में तो सबसे बड़ी गिरावट जो आई है वो आई है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, जिसने एक साल में ही 40% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। उससे भी सबसे बड़ी गिरावट आई है इंडिया बुल्स हाउसिंग की। उसने तो एक साल में ही 50% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई। फिर आता है मैक्रोटेक डेवलपर्स जो है लोधा ग्रुप। उसके अगर स्टॉक रिटर्न की देखा जाए तो उसने भी 25% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। फिर आता है शोभा ग्रुप, उसने 30% की गिरावट दिखाई। स्टॉक वाइज में देखा जाए तो जो भी टॉप के रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन सब में ही बहुत बहुत बड़ी गिरावट आई है। अक्टूबर 2021 के बाद अगर देखा जाए तो जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली मुंबई साइड, वहाँ अपार्टमेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसके कारण सप्लाई भी काफ़ी बढ़िया रही और डिमांड भी बढ़ती रही। लेकिन पिछले कई महीनों से हाउसिंग जो होते हैं, हाउस लोन जो होते हैं, होम लोन्स टाइप, वो उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसके कारण होम लोन के इंटरेस्ट बढ़ने के कारण लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए लोन लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और ना ही वो अफोर्डेबल हाउसिंग ले पा रहे हैं, जिसके कारण जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज हैं, जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो लो डिमांड के कारण वैसे के वैसे ही पड़े रहे। लेकिन अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो हो सकता है अगला क्वार्टर जो होएगा, मतलब स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने थोड़ी सी गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद से ही मार्केट के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो रियल्टी सेक्टर होएगा उसमें भी क्या कहते हैं चढ़ाई आएगी। साथ के साथ अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में जो वो कह रहे हैं मार्केट के एक्सपर्ट, तो उनका मानना यही है कि जून के बाद से ही, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में जो टाइम होएगा वो रियल एस्टेट का बूम पीरियड हो सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के 2 क्वार्टर्स बहुत मुश्किल वाले हो सकते हैं। जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर के बीच में थोड़ी बहुत पॉजिटिव आने की उम्मीद है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर। कोविड के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छी रिटर्न 2020 और 21 में तो आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, क्योंकि पेंडेमिक में ही वर्क फ्रॉम होम भी रहा, प्लस यूएस और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी डील्स रही, जिसके कारण जो टॉप की कंपनीज हैं उन्होंने साल दर साल में देखा जाए तो 7% से 20% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गिरावट इसलिए आई है क्योंकि जो उनके मेन क्लाइंट्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए। वो अब ज़्यादा पैसा कंपनी को नहीं देना चाहते, चाहे वो यूएस के हों चाहे वो यूरोप के हों, क्योंकि यही 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एचसीएल हो, विप्रो हो, कोई भी हो, उनका मोर देन 80% रेवेन्यू इन 2 कंट्रीज़ में ही आता है। तो अब यूएस और यूरोप में रिसेशन आने की भी उम्मीद बढ़ रही है, जिसके कारण डील्स भी बहुत कम आ रही हैं। लोग पैसा नहीं देना चाहते कंपनीज को, जिसके कारण स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी गिरावट आई है। उसके बाद देखते हैं, फिर आता है सेक्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे इलेक्ट्रिकल्स हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए। तो उसके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ लिस्टेड हैं वो आता है वर्लपूल, जिसने एक साल में 30% की गिरावट दिखाई। वोल्टास ने भी 30% की गिरावट दिखाई। फिर आता है सीजी कंज्यूमर, उसने भी एक साल में 15% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। हेवल्स ने 10% की गिरावट दिखाई। डिक्सन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजीज ने 15% की गिरावट दिखाई और सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट आई है एम्बर एंटरप्राइजेस में, जो आई है 40% की गिरावट। क्यों? क्योंकि हर कंपनी को उम्मीद थी कि इस फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी डिमांड बढ़ेगी, बल्कि डिमांड बढ़ी नहीं, उल्टा और ज़्यादा गिर गई, जिसकी वजह से वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन में दोनों को अगर मिलाएं तो 12 से 15% की गिरावट आई है। कोविड के टाइम में तो होम अप्लायंसेस की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो हो सकता है कि मार्केट के एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि रियल्टी के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल भी थोड़ी सी करेक्शन आएगी बाद में। हो सकता है कि अगले फेस्टिव सीजन में थोड़ी बहुत पॉजिटिव रिटर्न आने की उम्मीद है। अब आता है वो सेक्टर जिसके लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इसमें करेक्शन आने की जो होएगी संभावना बहुत कम होएगी। तो सबसे पहले आता है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छी रिटर्न दी है, काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। पावर सेक्टर के साथ उन्होंने कहा है कि कैपिटल गुड्स और ऑटो सेक्टर में भी आगे जाके उम्मीद बढ़ेगी कि ये आगे और भी रिटर्न दे सकता है, जिसके कारण कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी बढ़ेंगे। चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो अडानी पावर हो, उनके भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। फाइनेंशियल स्ट्रांग के कारण उनका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो हैं वो, अगर इसकी बात की जाए तो इस बजट में 2022 के बजट में सरकार ने 3 वो बनाई थी, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसकी वजह से इन 3 योजनाओं की वजह से जो भी इंफ्रा कंपनीज हैं उनके ऑर्डर बुक्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से एफडीआईज और ज़्यादा पैसा लगाएंगी। क्रेडिट स्विस ने तो ये भी बताया है कि अगले साल के लिए इंफ्रा स्टॉक्स जो होंगे वो होंगे एल&टी, सीमेंस, क्यूमिंस, थर्मैक्स और अल्ट्राटेक। शेर खान की रिपोर्ट कहती है कि एल&टी भी है, क्यूमिंस भी है, साथ के साथ हनीवेल ऑटोमेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, ये स्टॉक्स आगे जाके चढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर में क्रेडिट स्विस का मानना यह है कि पिछले काफ़ी सालों से चिप शॉर्टेज के कारण ऑटो सेक्टर्स की डिमांड काफ़ी कम रही। अब वो एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए हैं। प्लस टाटा ने भी कहा है कि अब वो भी चिप कंपनीज में जा रही हैं, साथ के साथ वो भी मैन्युफैक्चर करेगी, जिसके वजह से पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ी है और पैसेंजर व्हीकल में नंबर 1 तो मारुति सुजुकी तो है ही है। और ईवी सेक्टर में देखा जाए, ईवी सेगमेंट में टाटा ही नंबर 1 रहा है। जो ऑटो सेक्टर में जिसकी वजह से कमज़ोर डिमांड आई है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हुई है, वो हुई है सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट में, जो आगे भी हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट ये कहती है कि रूरल एरियाज में 2 व्हीलर सेगमेंट आगे भी स्ट्रगल कर सकता है, जिसकी वजह से रूरल एरियाज में डिमांड और कम हो सकती है। तो ये थे सारे सेक्टर जिसमें मार्केट एक्सपर्ट्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि वो कह रहे हैं कि पावर हो, ऑटो सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनमें अगले साल 2023 की मार्केट में ये 3 सेक्टर आगे चढ़ सकते हैं। लेकिन रियल्टी सेक्टर और बाकी जो सेक्टर है उसमें वो थोड़े कंफ्यूज है कि वो ना वो खरीदने को कह रहे, ना वो बेचने को कह रहे, वो न्यूट्रल है। तो ये थे सारे सेक्टर जिसकी वजह से हो सकता है कि कौन से सेक्टर चढ़ेंगे, कौन से सेक्टर गिरेंगे, बाकी 2023 की मार्केट बताएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।